हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशंस को। आज के टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5th राइट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक भी आपको इसके बाद पढ़ना चाहिए। राइट। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक बात और स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने प्रीवियस सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके अलावा ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस के इन सभी सेशंस को देखिएगा। उनमें सवाल जो मैंने पूछे उनमें उनके जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं। ऑलराइट। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशंस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें डेली की लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। प्लस प्लान में हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट होगा। प्लस से ऑलवेज बेटर रहेंगे आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्लान ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे आपके लिए। आइकॉनिक में उसके अलावा आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, एक पर्सनल गाइडेंस जो है वो दी जाएगी आपको। उसके अलावा जितने भी आप टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस आपको दिया जाएगा, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो आपको मिलेगा ही। ऑप्शनल के लिए आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो ऑफर को सब्सक्राइब करें, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली कोड यूज़ करेंगे मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन आइकॉनिक या प्लस प्लान्स को। लेजेंड्स विजडम सीरीज जो है वो शुरू की गई है अनअकैडमी द्वारा। मोटिवेशनल सीरीज है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए राइट स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है वो क्या होनी चाहिए प्रोवाइड की जाएगी आपको इस सीरीज के अंडर। उसके अलावा लास्ट मंथ है एट दिस प्राइसेस जो है वो बहुत जल्दी बढ़ने जा रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी पैक्स में मैंने आपको बताया द कॉम्बो ऑफर जीएस प्लस ऑप्शनल का जो कॉम्बो ऑफर है सितंबर में प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कॉम्बो ऑफर के अभी फिलहाल प्राइजेस जो है ये आपके सामने देख पा रहे हैं आप, राइट। दीज आर दी डिस्काउंटेड प्राइजेस। कॉम्बो प्राइजेस लिमिटेड पीरियड के लिए है। 1 साल के लिए प्राइस है 49,679, 2 साल के लिए 71,801, 3 साल के लिए 87,267 रुपीज, जिसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर में क्या क्या मिलता है। जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज तो मिलेंगे ही, राइट। लाइव बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलती है आपको जीएस की भी और ऑप्शनल की भी, और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें कॉम्बो ऑफर को। ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके लिए है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, राइट। और इस समय ऑनलाइन कंटेंट्स आप जहां भी देखेंगे अनअकैडमी से बेटर आपको ऑनलाइन कंटेंट और जो ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट भी अवेलेबल है, GS1, GS2, GS3, GS4, यानी कि मेंस के लिए जो है वो प्रॉपर 100% सिलेबस कंप्लीट करता है ये मटेरियल। 10,000 इसकी वर्थ है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के जीएस प्लस ऑप्शनल या अदर 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये मटेरियल आपको साथ में प्रोवाइड किया जाता है, राइट। उसके अलावा आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन आपके लिए जो है वो इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा आपके ऊपर, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा। बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क, बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर। हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोन के प्रोसीजर का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। उसके अलावा मिशन AIR 1 प्रीलिम्स 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज फॉर प्रीलिम्स 2021 सीरीज जो है वो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में शुरू हुई है। मेक श्योर कि आप जुड़े हैं सीरीज के साथ। उसके अलावा 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो गए, इनके साथ जुड़े और अपनी प्रेपरेशन को थॉरली जो है वो शुरू करें। उसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट अनअकैडमी का अवेलेबल है। उस फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज कीजिए मेरा, चौहान_सर_हिस्ट्री। अनअकैडमी चुनौती, पाथफाइंडर 6.0, वर्ल्ड अफेयर 6.0 फ्री कंटेंट में फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट सीरीज बाय यूजिंग माय प्रोमो कोड, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हमें पढ़ना है कि जो पार्टिकल नेचर हमने समझा, यानी हमने समझा था कि पार्टिकल जो है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो एलिमेंटल फॉर्म में,
कंपाउंड की फॉर्म में, मिक्सचर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उन एलिमेंट्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, राइट। यानी कि उन एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए क्या हम उनको किसी एक टेबल में सेट कर सकते हैं ताकि उनको स्टडी करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए, राइट। तो शुरू करते हैं इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से। पूरा टॉपिक जो है वो आपको मैं समझाऊंगा। पीरियोडिक टेबल्स बेसिकली हम समझ रहे हैं, अर्लियर पीरियोडिक टेबल एज वेल एज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनको आज हम समझेंगे। खास तौर पे हमारा ध्यान रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें जो हमने एलिमेंट सेट किए हैं उनसे हमें क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उन एलिमेंट्स की देखने को मिलती है, राइट। नाउ टिल डेट 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स पोजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होंगी। हर एक एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इनफैक्ट उनकी कॉम्पोजिशन अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि एटम, एक कोई किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो किन पार्टिकल से, किन सबएटॉमिक पार्टिकल से जुड़कर बना है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से जुड़कर बना है। एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं नंबर्स होने की वजह से ही जो है वो आप एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बदल सकते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा तो हीलियम में हाइड्रोजन से अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। हीलियम के बाद अगर कोई भी एलिमेंट आता है, मान लीजिए अगर लिथियम आता है, तो हीलियम से अलग, यानी कि उसकी, अगर आप हाइड्रोजन और लिथियम को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन में आपको अलग कंपोजिशन नजर आएगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, और लिथियम में अलग नजर आएगी। इसी वजह से ये दोनों एलिमेंट्स को हम अलग अलग एलिमेंट मानते हैं। और द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज एटम्स क्रिएट्स द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर दीज। बट स्टिल बहुत सारे एलिमेंट्स होने की वजह से कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग एटम्स की भी हमें सिमिलर नजर आती है। तो जब और फॉर दैट मैटर जब भी 17th सेंचुरी, फिर उसके बाद नॉट 17 बट 18th और फिर 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स को जैसे जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखनी शुरू हुई, उन्होंने उनको ग्रुप्स में डालना शुरू कर दिया। यानी कि एक पीरियोडिक नेचर ढूंढने की जो है वो कोशिश की गई। तो वही आज हमें समझना है कि क्या पीरियोडिसिटी जो है वो उनको मिली यहां पर। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट एट अ टाइम, है ना। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अलग अलग आप स्टडी करेंगे। ऐसे तो आप एक ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें 118 के 118 एलिमेंट आप लिख दें और उनकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आप अलग अलग लिख दें, बट उसको समझना, याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप स्टडी करें, आप देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या, डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या आपको सिमिलर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं, या कुछ क्वांटिटेटिव जो है वो मतलब सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं आपको या नहीं, राइट। लाइक एटॉमिक मास, ये क्वांटिटेटिव सिमिलैरिटी होगी ना, डेंसिटी जिनको आप नाप सकते हैं। तो क्या इन सिमिलैरिटीज के बेसिस पर आप ग्रुप कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। Hence, attempts were made to classify elements having similar properties into various groups so that comprehensive study of elements can be made. तो अब हमें ये various groups जो हैं वो various मतलब classifications के different मतलब देखना है कि हमें किस किस तरीके से elements को classify जो है वो किया गया है, right? जिनको हम कहते हैं periodic table। हमें different periodic tables देखने को मिलते हैं। The initial attempts to classify elements were Dovernier's triad। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है, एक जर्मन साइंटिस्ट है डोवर्नियर, उन्होंने ट्राइड यानी कि तीन तीन के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को जोड़ना जो है वो शुरू किया, ठीक है। ये है डोवर्नियर के ट्राइड। एल्कली फॉर्मिंग एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स और आयरन ट्राइड, ये इनको ट्राइड देखने को मिले, है ना। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में उनको क्या सिमिलैरिटीज मिली कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है वो केमिकली सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और इनके एटॉमिक मासेस में इनको क्या ट्रेंड देखने को मिला। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम पहली बात तो सिमिलर बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, केमिकली। और दूसरा इनको जो है वो क्या ट्रेंड देखने को मिला कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है ना, इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ, और इट इज एट द, ये जो है वो मीन है, ठीक है, मीन है इन दोनों के मासेस का। यानी लिथियम और पोटेशियम के मासेस को अगर आप ऐड कर दें,
पोटेशियम के मास को अगर आप अराउंड 39 रखें और लिथियम के मास को आप अराउंड 7 रखें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 46, और 46 का हाफ अगर आप करें, ठीक है, तो वो बनेगा 23। तो आप देखेंगे कि सोडियम का मास जो है वो अराउंड 23 है। तो जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन केमिस्ट डोवर्नियर ने ये एक ट्रेंड जो है वो कुछ एलिमेंट्स में देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो लगभग सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, उनके मासेस में उनको ये ट्रेंड देखने को मिला कि उनके मतलब उनको एक मीन मास जो है वो मिलना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पर सोडियम मीन मास में आ रहा है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम में उनको स्ट्रोंटियम दिख रहा है कि मीन मास में है ना। कैल्शियम और बेरियम के मास को ऐड करें, हाफ करें तो अराउंड स्ट्रोंटियम के मास के अराउंड वो बन जाएगा, है ना। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ये ट्रेंड उनको नजर आया। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम में ये ट्रेंड उनको नजर आया। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल में ये ट्रेंड उनको नजर आया, राइट। सो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को कि एलिमेंट्स जो हैं वो ये इस क्लासिफिकेशन में डल सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे एलिमेंट जो है वो मतलब उस समय धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। अभी तो नोबल गैसेस के बारे में पता ही नहीं था, हाइड्रोजन के बारे में यानी कि बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनके एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन या एटमॉस्फेयर में अगर आप कंपोजिशन देखेंगे उनकी तो परसेंटेज वाइज वो बहुत कम है। तो उनको आप सेट नहीं कर पाएंगे इस तरह, इस क्लासिफिकेशन में नहीं डाल पाएंगे। सो जैसे जैसे नए एलिमेंट्स मिलते रहे, डोबर्नियर का ये क्लासिफिकेशन जो है क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि नए जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ही नहीं हो रहे थे। इसमें बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स थे जो डॉबर्नियर के ये ट्राइड के रूल जो है वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है, जिसके एग्जांपल्स कुछ आपके सामने यहां पर लिखे हैं। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आते हैं, ठीक है। न्यूलैंड जो है वो ऑक्टेव्स का लॉ देते हैं। क्या बोलते हैं वो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऑक्टेव का लॉ क्या बोलता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास, अगर आप उनको सेट करते हैं तो पहला और आठवां यानी सात एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा ना, पहला और आठवां एलिमेंट जो है वो सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहा होगा। फिर 8 के बाद जो है वो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहा होगा। इसको उन्होंने म्यूजिक नोट्स के साथ जो है वो कंपेयर किया और वहां से ऑक्टेव ला निकलता है। जैसे म्यूजिक नोट्स में होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी के बाद क्या आता है, सा आता है, वापिस से जो है वो पहला नोट शुरू हो जाता है। तो उसके साथ इन्होंने कंपेयर किया कि सातवें के बाद आठवां जो एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट के साथ जो है वो सेम होगा। और वेस्टर्न म्यूजिकल नोट जो है वो क्या है, डो रे मी फा सो ला टी, इसके बाद फिर से डो शुरू होता है। तो जो आठवां एलिमेंट है वो क्या होगा, या जो आठवां म्यूजिक नोट है वो पहले म्यूजिक नोट की तरह होगा, यानी कि प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, फिर से शुरू हो गया, है ना। जैसे सेम गोज फॉर जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसके नोट्स के लिए भी यही सेम है, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट, डो रे मी फा सो ला टी डो। सो इसके बेस पर इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन वो म्यूजिक नोट्स पर होता है। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है इसको न्यूलैंड ने एलिमेंट्स पर लगा दिया। न्यूलैंड ने जब रिसर्च शुरू करी थी तो 56 के अराउंड एलिमेंट्स उस समय मिल गए थे, ठीक है। उसने जब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एलिमेंट्स पे लगाया तो कुछ इस तरह का जो है वो एक पीरियोडिक टेबल उसको देखने को मिला। बट इसमें समस्या ये है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं कर रही, ठीक है। यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है, लेकिन जैसे जैसे नए एलिमेंट मिलते रहे, कोबाल्ट और निकल उसको यहां बीच में डालना पड़ा, बट कोबाल्ट और निकल जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मैच नहीं कर रहे, राइट। बट यहां पर आपको देख रही है, यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्या था, जो कि डोबर्नियर का ट्राइड है। डोबर्नियर के ट्राइड्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अभी आयोडीन जो है वो नहीं मिला है इसको, अदरवाइज यहां पर आयोडीन भी रख सकता था। तो न्यूलैंड के लॉज ऑफ ऑक्टेव में समस्या ये थी कि पहली बात तो बहुत सारे नए एलिमेंट अभी मिले नहीं थे, यहां पर नोबल गैसेस तो भी मिली नहीं थी, ठीक है। नोबल गैसेस आ गई, उनको कहां सेट करता ये, ठीक है, समस्या थी, राइट। और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको सेट करना जो है वो बहुत मुश्किल था। आप यहां पर मुझे और ऐसे जो है वो ट्रेंड ढूंढ कर बताएंगे कि जहां पर 8वें नंबर पर जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, राइट। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आ जा रहा है,
अब बोरोन के बाद एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए था ना, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए थी, बट एल्यूमिनियम जो है वो बाद में मिला, ठीक है, तो उसको सेट करना पड़ा अपने इस टेबल में, जिससे समस्या खड़ी हो गई, ठीक है, जो ऑक्टेव का लॉ है वो टूटना शुरू हो गया। और कुछ समय बाद जब नोबल गैसेस मिल गई तो ऑक्टेव लॉज या और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो ऑक्टेव का जो लॉ है न्यूलैंड का, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं एक रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव, और मेंडलीव जो है वो अपना पीरियोडिक टेबल लेकर आएंगे, ठीक है। All these efforts had some limitations but were successful in giving a definite direction to the modern classification of element. अब इनमें ऑब्वियसली हमें क्या देखने को मिलती है, लिमिटेशंस देखने को मिलती है, लेकिन इनका इनपुट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया गया उसकी तरफ जो है वो कदम तो ऑब्वियसली बढ़ाए गए। पहले ये सभी लोग जो है वो एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, एटॉमिक मास को कंसीडर करते हुए पीरियोडिसिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो एलिमेंट्स में, यानी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एटॉमिक मास के बाद कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फिर बदलनी शुरू हो जाएंगी, एक सिमिलैरिटीज कुछ यानी कि कुछ ट्रेंड देखने को मिलेगा एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट फिर जो है ये मॉजले बाद में आया और उसने एटॉमिक मास की जगह जो है वो एटॉमिक नंबर में पीरियोडिसिटी खोजनी शुरू करी। आगे समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव इज सेड टू बी द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल है वो काफी हद तक सटीक था, बट स्टिल उसमें जो है वो कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं। According to Mendeleev's periodic law, the physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic masses. So atomic masses के according जो है वो physical और chemical properties वो ढूंढ रहे थे, यानी कि similar atomic masses अगर एलिमेंट के हैं, या इंक्रीज इन एटॉमिक मास या डिक्रीज इन एटॉमिक मास, इसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग जो है वो आप ढूंढ सकते हैं डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स की, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये है कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही थी एलिमेंट्स को मेंडलीव के द्वारा, राइट। ही अरेंज्ड ऑल नोन एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने शुरू किया काम अपना एज अ केमिस्ट और जब पीरियोडिसिटी पे काम करना शुरू किया तो 63 एलिमेंट्स उस समय मालूम थे, राइट, एट द टाइम। सो धीरे धीरे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, सभी एलिमेंट्स पहले से नहीं पता थे, है ना। ही अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट्स। अभी तो प्रेजेंटली हमें 118 एलिमेंट्स पता हैं। ही अरेंज द नोन एलिमेंट्स at that time in increasing order of atomic mass, and this arrangement became periodic table. तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां पर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो क्या दिखाएगा, यानी कि डाउन द ग्रुप हर 8वां एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है, यानी एक ग्रुप में इन सबको सेम प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, एक ग्रुप में इन सबको सेम प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। डोबरनेयर में क्या है, जो ट्रायड है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और जो मीन है वो मीन होगा, जो यानी कि जो बीच वाला है, जो एलिमेंट जो बीच में रखा जाएगा वो इन दोनों के मासेस का मीन होगा, है ना, यानी कि लिथियम और पोटेशियम के मास का मीन है सोडियम। इस बेस पर इन्होंने ट्रायड फॉर्म किए, बट ये भी रिजेक्ट हो गया, राइट, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं मेंडलीव की बात करते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया उन्होंने किनको, एलिमेंट्स को। In his periodic table, horizontal lines were called periods and vertical lines were called groups. तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये शब्द आया है कि वर्टिकल लाइंस जो है वो क्या है, ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो क्या कहलाई, पीरियड्स। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यही सेम टर्मिनोलॉजी जो है फिर बाद में एक्सेप्ट की गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए भी। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इनटू 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स में अरेंज किया उसने, एंड दिस इज दी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें आप देख रहे हैं ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का खेल पकड़ा उसने मेटल्स को, क्योंकि उस समय प्रेवलेंट जो रिएक्शंस थे या जो इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल थे, उससे वो नेचर में एग्जिस्टिंग हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को स्टडी कर पा रहे थे। सो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के अकॉर्डिंग ही उसने सेट किया अपने पीरियोडिक टेबल को। तो आर जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ जो है वो ऑक्साइड, और एच जो है वो हाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर देख रहे हैं आप एल एच का मतलब लिथियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। RH2 का मतलब क्या होगा,
बेरिलियम हाइड्राइड कुछ इस तरीके का बनेगा अगर बनता है तो, ठीक है, यहाँ कंडीशन डाल रहा हूं बनता है तो, राइट। और RO होने का मतलब क्या है कि बेरिलियम जो है वो केवल ऑक्साइड बनाएगा। R2O3 का मतलब क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3 बनेगा R2O3। देखिए एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3 एंड सो ऑन, राइट। R2O7 RH RH2 RH3 RH4। तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के हिसाब से उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं अरेंज करने की कोशिश करी और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, ये पीरियड्स हैं, नीचे वर्टिकल पीरियड्स हैं और ऐसे जो हैं क्या है ग्रुप्स हैं, ठीक है, और इनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सेट किया। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक था। क्या इसमें ड्रॉबैक ये था कि और जब नए एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे मिले वो इस क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में सेट नहीं हो रहे थे। दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है निकल से, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखना पड़ रहा है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ चल नहीं रही थी, सेट नहीं बैठ रहा था मामला। तो ओवर द पीरियड मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने प्रपोज किया इन 1913, राइट, जिसको आज तक इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें एडिशन हुआ एलिमेंट्स के, उसको डिजाइन इतनी अच्छी तरीके से किया गया कि जो भी नया एलिमेंट मिलेगा वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा उसमें, ठीक है। In 1913, Moseley proved that atomic number is very important property of an element. अभी तक एटॉमिक मास के बेस पर मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के बेस पर जो है वो सेट कर रहा था एलिमेंट्स को टेबल पर। लेकिन मोजले ने क्या कहा कि एटॉमिक मास से ज्यादा क्रूशियल जो है एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के आधार पर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, या कंपेयर कर सकते हैं, या सिमिलैरिटीज जो है वो ढूंढ सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दैट मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर की वजह से ही आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। जब न्यूट्रॉन भी होता है वैसे, बट न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो 0 है। उसके अलावा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर की वजह से ही आपको क्या देखने को मिलता है, पहली चीज तो डिफरेंट, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में आप डिस्टिंक्शन कैसे ढूंढते हैं, इन द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट, एंड खास तौर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। यानी हाइड्रोजन आयरन से अलग क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, आयरन में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है। हाइड्रोजन और आयरन अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो अलग है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसी हिसाब से फिर शेल्स में वो इलेक्ट्रॉन सेट होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से उनकी वैलेंसी होगी, उसी हिसाब से वो डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, राइट, अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं एलिमेंट्स को। तो ये बात किसने रखी, मोजले ने आगे रखी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना एक प्रॉपर जो है वो पीरियोडिक टेबल सामने रखा। अकॉर्डिंग टू हिम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को मतलब कंपेयर कर सकते हैं, आप पीरियोडिसिटी ढूंढ सकते हैं उसमें कि इतने इतने जो है वो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद जो है वो अगला जो एलिमेंट आएगा वो, यानी कि जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेट था ना, ठीक है, वैसा ही आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। आगे जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो वहां पर उन सिमिलैरिटीज को ढूंढेंगे क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट नील बोहर मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूजिंग एटॉमिक नंबर। नील बोहर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर फाइनली जो है वो प्रिपेयर किया। मोजले की ये थ्योरी थी कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने पहले अगर गलत बोल दिया हो तो अभी मैं करेक्ट कर रहा हूं कि नील बोहर ने प्रपोज किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ, ट्रांजिशन मेटल्स, बेसिक मेटल्स, सेमी मेटल, नॉन मेटल, हेलोजन, नोबल गैसेस, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर एक एक करके जो है वो इस इमेज में हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वहां से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पता चलता है। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा था, मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है,
तो इस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होगी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं रिलीज कर दूं, और क्योंकि अंदर वाला जो शेल है उसमें ऑब्वियसली 8 पूरे होंगे, तभी बाहर वाला शेल भरा था। ठीक है, अंदर वाले शेल में 8 पूरे थे तभी बाहर वाला भरा ना, अंदर से बाहर भरना शुरू करते हैं ना ये। तो अगर ये इन दोनों को रिलीज कर दे तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, राइट। तो वैलेंस, तो दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा, मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं मेटल। तो जो केमिकल, बहुत नॉट जस्ट केमिकल, लेकिन जो जनरली प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिखेगी, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एकमात्र फैक्टर है, राइट। एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट को एक साथ ग्रुप किया गया। देखिए डाउन द, मतलब वर्टिकल क्या है, वर्टिकल क्या है, ग्रुप है, और हॉरिजॉन्टल क्या है आपके, पीरियड है ना। तो ग्रुप कितने हैं, एक से शुरू होकर यहां पर आपको 18 तक ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, और पीरियड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपको पीरियड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। और क्या प्रॉपर्टी है, एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रुप्ड टुगेदर। जिसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको सेम तरीके से ग्रुप किया गया, यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम के भी, सोडियम के भी, पोटेशियम के भी, रुबिडियम के भी, सीसियम के भी, और क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंशियम के भी। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और टेंडेंसी क्या होगी इनकी, उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ताकि एक स्टेबल ऑक्टेट, या मतलब हाइड्रोजन के केस को छोड़कर, लिथियम के केस को भी छोड़कर, एक ऑक्टेट जो है वो एक स्टेबल फॉर्म लाने की कोशिश की जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, दस द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो डाउन द ग्रुप क्या होगी, टेंडेंसी क्या है, टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी ये सब जो है वो किस तरह का, मतलब ये सभी एलिमेंट्स जो है वो +1 जो है मतलब आयन फॉर्म करेंगे, यानी कि ये एक नेगेटिव जो है वो रिसीव करने की कोशिश करेंगे, है ना। -1 वाले को, -1 वाले एलिमेंट को अपनी तरफ खींचेंगे ना, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे ये सारे के सारे। तो देख रहे हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम है, पहले तो इनकी वैलेंसी सेम है सबकी, है ना, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। नेक्स्ट चीज, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, राइट। ये सारे जो हैं वो हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे जो हैं क्या हैं, मेटल्स हैं, है ना, मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, एंड हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि इनके लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना बहुत आसान काम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम है, तो एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल ऑफ देम बट कितनी सारी मैंने आपको गिरा दी, ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज है। सेम गोज फॉर, देख लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहां पर इनका क्या है, ये +2 है, ये 2 छोड़ देंगे, है ना, ये 2 छोड़ सकते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको छोड़ देंगे, ये चार्ज आएगा +2। तो दो नेगेटिव आयंस को, दो अलग अलग नेगेटिव आयंस को, या तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो उसे, राइट, उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये भी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड्स क्या है आगे हम और डिटेल में समझेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को और डिटेल में समझेंगे क्या है, राइट। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या क्या है। ठीक है, नाउ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि एटम द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए इसमें ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, जो पहला जो आपको पीरियड नजर आएगा उसमें केवल और केवल 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दैट मीन्स हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, लिथियम का 3, है ना। सो किस तरह है, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, कहां तक जा रहा है 10 तक, फिर 11 12 कहां तक जा रहा है 18, फिर 19 से कहां तक 36 तक, फिर 37 से 54 तक, फिर 55 से, लेकिन अब ये 57 वाले जो हैं वो थोड़ा सा रास्ते से भटक कर इधर आ गए, 71, इनको हम लेंथेनाइड बोलते हैं। फिर 72 से फिर कंटिन्यू होता है 86 तक, फिर 87 से 89 वालों को हमने थोड़ा अलग रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी अलग हैं। ठीक है, 103 से फिर 104 से जो है वो 118 तक है। अब ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हमने अलग क्यों रखा है, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा।
बट ट्रेंड आपको समझ आ गया ना, विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हमने इनको सबको सेट किया है, ठीक है। और कैसे सेट किया हमने, अलोंग द पीरियड। देख रहे हैं आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कैसे सेट हो रहा है, नॉट डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड सेट किया है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6 7 8, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स वाइल दी वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये तो हम समझ गए है ना, ये वर्टिकल कॉलम्स को हम कह रहे हैं ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कह रहे हैं, पीरियड्स। सो देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सो देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। द फर्स्ट, ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक पॉइंट डायरेक्ट सवाल है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले पीरियड में क्या है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है, ध्यान रखेंगे आप, हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच एंड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड क्या है आपका, सेकंड और थर्ड, जिसमें आप देख रहे हैं 6 इस साइड और 2 इस साइड। तो सेकंड पीरियड में लिथियम और बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन जो है वो रखा गया है। सेम गोज फॉर थर्ड पीरियड, जो है वो कितने हैं यहाँ पर, 8 है, इनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, ये समझ रहे हैं आप, ये सिमिलैरिटीज हैं पीरियड्स में, कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पीरियड है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है। दीज कंटेन्स 18, यानी कि पूरा का सारे के सारे ग्रुप जो हैं यहाँ पर भरे हुए हैं, 18 एलिमेंट है, राइट। सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड। देखिएगा सिक्स पीरियड है, अब आप कहेंगे सर सिक्स पीरियड में भी तो 18 ही है, नहीं, मैंने बोला ना सिक्स पीरियड जो है वो एक बार हमने बाहर निकाल दिया, यहां से लेंथनाइट से शुरू होता है, तो 2 ये, बाकी लेंथ क्या बोलते हैं, लेंथेनियम से ल्यूटेनियम तक, और फिर कहानी जो है वो हॉफनियम से शुरू होगी रेडॉन तक, राइट। तो इसको कहेंगे आप वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वेरी लॉन्ग पीरियड कौन सा है, छठा है, राइट। और सातवें पीरियड की बात करें तो सातवां पीरियड आपका इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। ये जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं, वैसे तो इनको हमने अभी रिसेंटली पीरियोडिक टेबल में ऐड कर लिया है, लेकिन स्टिल ये जो एलिमेंट्स है ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नहीं है। हमने एक एक करके प्रोटॉन, बहुत केयरफुली प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐड कर करके ये खुद लेबोरेटरी में क्रिएट करें इन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सातवां पीरियड जो है वो क्या है आपका, सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि इसमें और एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़ सकते हैं, जैसा नया एलिमेंट मिलेगा या इसके अलावा और नया एलिमेंट अगर क्रिएट हो जाएगा तो वो भी सातवें पीरियड में ही ऐड होगा, ठीक है। सातवां पीरियड इसीलिए इनकम्प्लीट कहलाता है, ध्यान रखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये तो बात थी पीरियड को लेकर, है ना, पीरियड्स को लेकर ये पॉइंट थे। अब ग्रुप के लेकर बात करें तो ग्रुप 1 इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, कंटेन्स एल्कली मेटल्स। ये ग्रुप 1 है, 18 ग्रुप हैं। जो ग्रुप 1 है एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, ये सारे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेडली एल्कलाइन, मतलब ये रेडली जो है वो हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये रेडली हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये। और जब इनको आप पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये एल्कलीन सॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे, इसलिए इनको एल्कली मेटल कहा जाता है, राइट, क्योंकि ये रेडली जो है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही पानी के संपर्क में आएंगे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि सोडियम जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो रिएक्शन, वैसे तो केमिकल रिएक्शन में चाहता था आगे आपको कराऊं, तो जैसे ही सोडियम को आप पानी के संपर्क में लाएंगे तो सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, +1 लाना चाहेगा, और हाइड्रोजन जो है वो कैसे, सॉरी, जो पानी है उसके मॉलिक्यूल में क्या है, ये एक OH नेगेटिव और एक H+ है, ठीक है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और पानी का जो OH नेगेटिव है, हाइड्रोनियम जिनको आयन बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो सोडियम जो है वो तुरंत OH, जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा, सोडियम जो है वो OH नेगेटिव को पकड़ेगा और क्या बनाएगा, रेडली बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। और हाइड्रोजन, आपके केमिस्ट्री टीचर ने शायद आपको जो केमिस्ट्री लैब है उसमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा,
उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेकर उसमें सोडियम का हल्का सा ग्रेन्यूल डाला होगा और थोड़ी देर बाद आपको एक बहुत जबरदस्त पॉप साउंड सुनाई दी होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको फ्लेम्स भी नजर आई हो। तो वो हाइड्रोजन जो है वो जैसे ही एयर के संपर्क में आती है तुरंत जल जाती है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन जली थी बेसिकली। तो खैर केमिकल रिएक्शंस के बारे में आगे बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं काम, बट यहां पर एल्कली मेटल के बारे में आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो जो पहला ग्रुप है, डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, है ना। सो डाउन द ग्रुप ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। और 18th ग्रुप की आप बात कर रहे हैं यहां पर, 18th ग्रुप में डाउन द ग्रुप ये सारी क्या हैं, ये सारी नोबल गैसेज हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओग्नेशियन, राइट। ये सब क्या है, हमारी नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज का मतलब क्या है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है ना। 8 या तो 2 हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, हीलियम के केस में 2, राइट। और बाकी सबके केस में 8, यानी ऑक्टेट इनके कंप्लीट है। इनको ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। दैट मीन्स दीज आर इनर्ट, ये रिएक्शन नहीं करेंगी। रिएक्ट कौन सा एलिमेंट कर रहा है, जिसको या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम लाने के लिए, ऑक्टेट लाने के लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है या तो गेन करना है। बट नोबल गैसेस जो है वो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करती है, क्योंकि कंप्लीट है इनके ऑक्टेट्स। और एल्कली मेटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जिसको वो रेडली लूज कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 18 इज ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड कंटेन्स नोबल गैसेस। दीज ऑल आर नोबल गैसेस, राइट। नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं क्या है। द 2 हॉरिजॉन्टल रो ईच कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स एट द बॉटम आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेक्टेनाइड सीरीज और एंथेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड क्यों कहा जाता है, इनके पहले एलिमेंट्स की वजह से, राइट। लेंथीनियम और एक्टीनियम, जो लेंथीनियम जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है उसको लेंथेनाइड कहा जाएगा। जो एक्टीनियम जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा उसको एक्टेनाइड कहा जाएगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है, कि ये लेंथेनाइड एक्टेनाइड जो है वो अलग क्यों रखे गए हैं, प्रेडिक्टेबल से बाहर क्यों रखे गए हैं। क्योंकि अभी मैंने सब शेल्स वाला फंडा आपको नहीं बताया है, SPDF वाला फंडा। तो SPDF वाला जो फंडा यानी वेस्पर थ्योरी जब आपको मैं कराऊंगा तो वहां पर क्लियर होगा आपको कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को अलग हमने क्यों रखा है। द फर्स्ट रो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 इज कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज। सेकेंड रो 89 से 103 जो है वो क्या है, वो हमारी एक्टेनाइड सीरीज है ना, ठीक है। देख रहे हैं आप, 58 से 71 जो है वो लेंथेनाइड सीरीज है, और या 57 से ही रख लो। और 89 से 103 तक जो है वो क्या है, एक्टीनियम से लॉरेंशियम तक हमारी एक्टिनाइड सीरीज है। नेक्स्ट जेनॉन के बारे में बात करते हैं। जेनॉन इज नाउडेज अ गैस इन डिमांड। क्यों, जेनॉन क्या है, एक नोबल गैस है। जेनॉन पर्टिकुलरली इन द इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले, हेडलाइट्स एंड फ्लैश बल्ब। सो प्लाज्मा डिस्प्ले, क्योंकि जेनॉन जो है वो बहुत रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन हीट करेंगे ना तो टूट जाता है जेनॉन और प्लाज्मा के फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो जेनॉन का प्लाज्मा बनाना आसान है, राइट। प्लाज्मा मैंने बताया था ना, स्टेट ऑफ मैटर जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग नाचना शुरू कर देते हैं, टूट जाता है एटम, राइट। Xenon, best known till a few years back as an inert gas filled inside incandescent lamps, is named after Greek word which means stranger. तो ये जेनॉन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। जेनॉन जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल होता है आज की डेट में। ये फिर से पीरियोडिक टेबल है हमारा। दीज आर दी 18 ग्रुप्स एंड द 7 पीरियड्स, राइट। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, है ना। ये ग्रुप्स और पीरियड में डिफरेंट ट्रेंड क्या देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टी या एलिमेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल का क्या ट्रेंड देखने को मिलता है हमें। डाउन द ग्रुप वैलेंस शेल इंक्रीजेज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि लिथियम के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये लिथियम का न्यूक्लियस हो गया। पहले में कितने आ जाएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद कितने आएंगे, एक ही आएगा बाहर, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोडियम के केस में आएंगे तो सोडियम में 8 यहां पर पूरे होंगे और फिर उसके ऊपर 1 होगा, ठीक है। पोटाशियम में फिर यहां पर 8 पूरे होंगे और फिर नेक्स्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। सो दैट मीन्स ये डाउन द ग्रुप वैलेंस शेल की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले में N1 है,
फिर N2 होगा, फिर N3 होगा, फिर N4 होगा। यानी कि पहले में K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, फिर O है, एंड सो ऑन, राइट। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या होगा, सब में आउटर मोस्ट शेल में जो है वो क्या होगा, सबके एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटाशियम हो, चाहे वो रुबिडियम हो, चाहे वो सेसियम हो, सब में आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। बट डाउन द ग्रुप जो वैलेंस शेल है उसकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड दिस गोज फॉर एवरी ग्रुप, सभी ग्रुप में। यानी अगर आप ग्रुप 7 को या 7B को कंसीडर करते हैं आप यहां पर, तो आप ये पाएंगे कि डाउन द ग्रुप जो है वो एक एक शेल बढ़ता जाएगा, बट आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी जैसे अगर आप आयरन की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एक एक शेल बढ़ता जाएगा, बट आउटर मोस्ट में जो है वो आपको 3 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 लूज कर सकता है फिर, राइट। अच्छा, अक्रॉस अ पीरियड, ये तो डाउन द ग्रुप है। अक्रॉस अ पीरियड क्या ट्रेंड है, वैलेंस। अब मान लीजिए यहां पर अगर 2 वैलेंस है ना, L और सॉरी K के बाद L है, तो अक्रॉस अ पीरियड सबके पास K और L होगा। अक्रॉस अ पीरियड सबके पास KLM होगा, है ना। इसमें यहां पर अक्रॉस अ पीरियड KLMN होगा सबके पास, है ना। यहां पर KLMNO होगा सबके पास अक्रॉस अ पीरियड। बट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी। तो वैलेंस शेल के नंबर्स तो सेम है, लेकिन वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर वैलेंस शेल कितना था, एक था लिथियम के केस में, बेरिलियम के केस में 2 होगा, सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, पोटाशियम में 1 है, कैल्शियम में 2 है, जबकि वैलेंस शेल की संख्या सेम है। तो विद द इंक्रीज इन, क्योंकि देखिए ना ट्रेंड क्या है, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर सेट किया ना हमने, तो यहां पर 19 है, इधर 20 है, तो 19 को हम कैसे सेट करेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, पहले में आए 2, है ना, फिर आए 8, ये कितने हो गए 10, तीसरे में कितने आएंगे, तीसरे में 8 ही आएंगे, राइट। तो 10 8 18, और चौथे में कितने आएंगे, चौथे में केवल 1 आएगा पोटेशियम के केस में, 19 हो गए अब, है ना। 2 जमा 8 10 प्लस 8 18 और 1 19, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। तो इस शेल में ये कौन सा है, ये है K, ये है L, ये है M और ये है N। N शेल में जो है वो पोटेशियम के कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। एंड अक्रॉस द पीरियड एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जाएगा। यहां पर जो है क्या है, 20 है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, कैल्शियम के पास N में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। स्कैंडियम के पास N में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी फिर इवेंचुअली ट्रेंड जो है वो बदलता जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 है, फिर 4 5th जो है वो, मतलब आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कि ट्रेंड्स जो है फिर वो चेंज भी होते रहते हैं, राइट। वैलेंसी की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। वैलेंसी का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो डाउन द ग्रुप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है, तो वैलेंसी सेम रहती है। अक्रॉस द पीरियड आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो वैलेंसी चेंज हो जाएगी, है ना। अक्रॉस अ पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस टिल ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 14 टू 18, है ना। ग्रुप 1 से ग्रुप 14 तक वैलेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी अक्रॉस अ पीरियड, और फिर वैलेंसी कम होती जाएगी। ये ट्रेंड हमें वैलेंसी में देखने को मिलता है अक्रॉस अ पीरियड। आप डायरेक्ट इसको अभी ध्यान रखें एज अ फैक्ट, आगे आने वाले टॉपिक्स में इनको और डिटेल में बताऊंगा, केमिकल रिएक्शंस जब आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। साइज ऑफ एटम में ट्रेंड देखते हैं क्या चलता है अक्रॉस अ पीरियड टुवर्ड्स राइट। अब देखिए सिंपल सी बात है, पीरियड में क्या हो रहा है यहां पर, अक्रॉस अ पीरियड आप राइट की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो शेल तो सेम है, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो साथ में प्रोटॉन की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो शेल सेम है। सो दैट मीन्स अगर आप पोटाशियम को आयरन से अगर कंपेयर करेंगे, तो पोटाशियम और आयरन में शेल की संख्या तो सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, लेकिन पोटाशियम से आयरन में ज्यादा
जो है वो मतलब पोटेशियम से आयरन में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज तो होगा ही ज्यादा, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर अलोंग द पीरियड अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। क्यों? बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज के साथ वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नजदीक रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अक्रॉस अ पीरियड टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, सो द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, राइट, हेंस द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट। तो साइज के लिए क्या ट्रेंड है? अक्रॉस द पीरियड द साइज डिक्रीजेस, एंड डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप क्या होगा? हर सक्सेसिव ग्रुप के साथ जो है वो क्या बढ़ता जाता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है ना। नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, simple as that, right? Down the group the number of shells increases, so the size of atom also increases। ठीक है, अब ये शेल्स क्या है, ये सब चीजें अगर आपने पिछला टॉपिक अच्छे से देखा होगा मेरा, तो ये बहुत आसानी से आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आप, तभी मैं बोलता हूं मेरे सेशंस को सीरीज की तरह देखें। पिछले सेशंस नहीं देखेंगे तो आगे आने वाले सेशंस नहीं समझ आएंगे आपको। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मेटालिक कोई एलिमेंट जो है वो मेटालिक कैरेक्टर, वैसे तो मेटल्स के कैरेक्टर फिजिकल केमिकल हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक बता दूं कि एक ऐसा एलिमेंट जो रेडिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है उसको आप मेटल कहेंगे, है ना। मेटालिक कैरेक्टर एक ऐसा एलिमेंट जो रेडिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो डाउन द ग्रुप, अगर मान लीजिए ये एल्कली मेटल्स हैं, तो क्या डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर चेंज हुआ? क्योंकि ये सभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को तैयार हैं, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, सभी के पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने को तैयार है, राइट। सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस टुवर्ड्स राइट इन द पीरियड, बट पीरियड के केस में क्या होगा? जैसे जैसे आप पीरियड में बढ़ते जाएंगे, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इन फॉर अ मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। सो मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ना। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मुश्किल है क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। यहां पर रिलेटिवली आसान है क्योंकि वो एक शेल दूर है न्यूक्लियस से। यहां पर और आसान है क्योंकि ये दो शेल दूर है न्यूक्लियस से। जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना आसानी से वो उसे छोड़ देगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्सेस जितना नजदीक होंगी उतनी स्ट्रांग होगी ना। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल बढ़ते जाते हैं। बट अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस with the increase in proton and with the increase in positive charge, because positive charge फिर इलेक्ट्रॉन को और जोर से पकड़ कर रखता है, छोड़ता नहीं है आसानी से। ठीक है, दैट मीन्स आयरन को अगर आपको रिएक्ट करवाना है किसी से, तो वैसे तो ऑक्सीजन से वो रेडिली रिएक्ट कर लेगा, लेकिन स्टिल अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर रिएक्शंस करने हैं तो कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं वहां पर। आगे हम समझेंगे रिएक्शंस के फॉर्म, रिएक्शंस जब मैं आपको कराऊंगा तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, right? Across a period size of an atom decreases and there is more attraction on electron, ठीक है। Hence ability to lose electron decreases and thus electropositivity also decreases from left। So electropositivity का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप अगर आप पीरियड में जा रहे हैं तो हो क्या रहा है? प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, शेल सेम है, राइट। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी एक टाइम आने पर कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। और डाउन द ग्रुप क्या होगा? शेल की संख्या बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से दूर होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकलना बहुत आसान हो गया है। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एंड देयर इज लेस अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
Hence ability to lose electron increases and thus electropositivity also increases down the group. So that means alkali metals में down the group उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी. देखिए रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, जो रेडिली इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो रेडिली इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है. वैसे नॉन मेटल और मेटल के बारे में आगे आने वाले टॉपिक में डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, अभी केवल आप ये ट्रेंड्स को समझिए. राइट, सो देख रहे हैं आप, डाउन द ग्रुप जो है वो क्या बढ़ता जाएगा, मास ऑफ, क्या बोलते हैं, मास ऑफ एलिमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, या साइज, सॉरी नॉट मास बट साइज ऑफ एलिमेंट बढ़ता जाएगा. अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एलिमेंट क्या है, घटता जाएगा. डाउन द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी. डाउन द पीरियड जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी लेकिन वैलेंस शेल की संख्या बढ़ती जाएगी. अलोंग द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 14th पीरियड तक बढ़ेगी और फिर घटेगी. ठीक है, बट वैलेंस शेल जो है वो सेम रहेगा. तो ये ट्रेंड्स हमने देखे. राइट, नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड और हाइड्राइड्स जो हैं वो सबसे मतलब आसानी से बनने वाले क्या बोलते हैं कंपाउंड्स हैं एटमॉस्फेयर में या धरती की सरफेस के ऊपर भी. अक्रॉस अ पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब एसिडिक नेचर क्या होता है, कोई भी अगर मतलब कंपाउंड है उसको अगर आप उसका सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, अगर वो H+ आयन निकाल रहा है तो वो एसिड है, अगर वो OH नेगेटिव बना रहा है तो वो क्या है, बेसिक है, बेस है. राइट, अभी एसिड और बेस की ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखें, इस डेफिनेशन को आगे धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स करेंगे. ठीक है, सो जो H+ आयन निकाल दे वो क्या है, एसिड है, जो OH नेगेटिव आयन निकाले वो क्या है, बेस है. तो अक्रॉस अ पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, है ना. सो दैट मींस ये कि जब आप सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव को अपनी साइड खींच लेगा और H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा. सो दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहां पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव को अपने साथ जोड़ा ना इसने. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेसिक है. ठीक है, बट अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड रिएक्टिविटी, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना जो है वो मेटल के लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मेटल के लिए मुश्किल हो जाएगा ना. ठीक है, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर घटता जाएगा, एसिडिक नेचर जो है वो ऑक्साइड का बढ़ता जाएगा. वैसे यहां पर मैंने अगर मैं NaO बनाकर दिखाता हूं तो ज्यादा बेटर रहता आपके लिए, है ना. ठीक है, खैर आगे फर्दर रिएक्शंस जब मैं आपको कराऊंगा तो इस पर और हम डिटेल में समझेंगे. अभी केवल आप ये फैक्ट के रूप में अपने दिमाग में पॉइंट रखें कि अक्रॉस अ पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डाउन द ग्रुप क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, और अक्रॉस द पीरियड एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ता जाएगा. किसका, मेटल ऑक्साइड, मेटल की बात कर रहे हैं अभी हम. मेटल नॉर्मली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, नॉन मेटल नॉर्मली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. राइट, अब इसका मतलब क्या है. ठीक है, मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करें, यानी कि बिल्कुल बेसिक सिंपल सा है कि ऑक्सीजन और किसी एक मेटल का रिएक्शन कराना है आपको. ठीक है, या सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे कराएंगे आप. अब सोडियम का चार्ज क्या आएगा, +1, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, यानी कि यहां पर दो सोडियम के जो हैं वो एटम चाहिए आपको ऑक्सीजन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो यानी कि यह क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया क्या, Na2O. राइट, अब यहां पर कहा क्या जा रहा है कि मेटल नॉर्मली फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड. अब Na2O है हमारे पास, ये बेसिक ऑक्साइड है. क्यों, क्योंकि जब आप इसको पानी में मिलाएंगे ना तो OH नेगेटिव आपको मिलेगा, बट नॉन मेटल को अगर आप पानी में डालेंगे तो आपको H पॉजिटिव मिलेगा वहां पर. लाइक फॉर एग्जांपल अगर HCl की आप बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन आप क्रिएट करेंगे तो आपको H पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, दो ये ऑक्साइड का एग्जांपल नहीं दिया मैंने आपको, क्लोराइड का एग्जांपल दिया, लेकिन आपको ट्रेंड समझा रहा हूं अभी मैं. ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम जब रिएक्शंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अभी मैं उन रिएक्शंस को लाकर जो है वो आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स.
बट कंफ्यूजन आपकी जायज है, वो कंफ्यूजन आपकी पूरी तरह तभी दूर होगी जब हम फर्दर रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम एसिड बेसिस और सॉल्ट टॉपिक हमें अलग से पढ़ना है, मेटालिक नॉन मेटालिक फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, जब हम उन टॉपिक्स को मैं डिटेल में करवाऊंगा ना, वहां पर आपको पीरियोडिक जो ट्रेंड्स हैं इनको साथ में लेकर चलना होगा, वहां पर समझाऊंगा इनको डिटेल में। अभी केवल ट्रेंड क्या है ये जान लीजिए, राइट। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई एलिमेंट रिएक्टिव कब है, या तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या तो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। एक हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा, है ना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, एक वो ले सकता है ना। जो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की स्थिति में हो, या जो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन, 7 आ गए ना इसमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की स्थिति में हो, ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस as it is more difficult to lose more electron, and then increases from left to right as it is easier to gain number of electron। देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो अलोंग अ पीरियड, इस पीरियड के अकॉर्डिंग अलोंग आप चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इनके लिए, यानी कैल्शियम से ज्यादा मुश्किल है स्कैंडिनियम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, इससे ज्यादा मुश्किल है टाइटेनियम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, उससे ज्यादा मुश्किल है वेनेडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्रोमियम से, मैग्नीज से, आयरन से, इन सबसे इलेक्ट्रॉन निकलवाना जो है वो मुश्किल है रिएक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप नॉन मेटल साइड एंटर करेंगे, ठीक है, अब इनको क्या, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेना इनके लिए आसान हो जाएगा, राइट। बोरोन को सबसे आसान है इलेक्ट्रॉन लेना, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। सेम गोज फॉर क्लोरीन, सेम गोज फॉर आयोडीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, डाउन द ग्रुप सेम रहता है, राइट। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अभी ये पॉइंट जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा केमिकल रिएक्टिविटी, लेकिन एक बार जस्ट आपको इस टॉपिक में क्या है, ट्रेंड को जानना है। ट्रेंड को समझेंगे जब मैं आपको केमिकल रिएक्शंस दिखाऊंगा, राइट। जब हम डिफरेंट टॉपिक्स में बढ़ेंगे ना, एसिड बेसिस और सॉल्ट जब हम अलग से कवर करेंगे, या हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये सब जब हम समझेंगे तो वहां पर आपको ये सभी ट्रेंड्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मत घबराइए अभी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक तो वेस्पर थ्योरी नहीं बताई है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा कि सर 8 तक इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद ये मतलब समझ रहे हैं सेट नहीं बैठ रहा, 18 ग्रुप है यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं एक एक करके। मान लीजिए 8 तक तो इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 10वां कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं आपको मतलब वेस्पर थ्योरी करवाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंट SPDF जो है वो सब शेल्स का खेल बेसिकली आपको समझ आएगा तब, राइट। अभी के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, उसको एग्जाम्पल के रूप में हम मतलब एग्जाम्पल्स उनके समझेंगे फर्दर आने वाले टॉपिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा केमिकल रिएक्टिविटी में क्या ट्रेंड समझा हमने। अक्रॉस अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मुश्किल होगा, बट फिर धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इजियर टू गेन लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है ना, यहां पर मान लीजिए पोटेशियम के पास क्या है, पोटेशियम के पास एक है ना, फिर उसके बाद अगले एलिमेंट के पास 2 होंगे, तो 2 को रिलीज करना जो है उसके लिए मुश्किल है, फिर अगले के पास 3 होंगे, 3 को रिलीज करना और मुश्किल है, 4 को रिलीज करना तो लगभग नामुमकिन है। बट जब 5 हैं, जब 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन आखिरी में तो 3 लेना आसान हो जाएगा, है ना। जब 6 हो जाएंगे तो 2 लेना आसान हो जाएगा, जब 7 हो जाएंगे तो 1 लेना आसान हो जाएगा, और जब 8 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत ही नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ट्रेंड है बेसिकली, राइट। अक्रॉस अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होती है एज इट इज मोर डिफिकल्ट टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज इजियर टू गेन लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। अब डाउन अ ग्रुप की बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर मेटल्स एंड डिक्रीजेस फॉर नॉन मेटल्स। क्यों, क्योंकि विद द इंक्रीज ऑफ साइज, विद द इंक्रीज ऑफ साइज, क्योंकि शेल की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना, मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है वो आसान हो जाएगा विद द इंक्रीज इन साइज। बट इन केस ऑफ
नॉन मेटल्स या गैसेस के केस में उनको इलेक्ट्रॉन लेना है ना, रिसीव करना है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो है वो वैलेंस शेल की संख्या बढ़ती जाएगी। सो दैट मींस इन केस ऑफ मान लीजिए आयोडीन को अगर आप कंपेयर करेंगे फ्लोरीन से, तो आयोडीन में क्या है, मान लीजिए आयोडीन में जो है वो KLMN है, यहां पर जाके उसके पास 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इसका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल बहुत दूर है, तो एक और इलेक्ट्रॉन को पकड़कर लेकर आना, अट्रैक्ट करना आयोडीन के मुकाबले क्लोरीन को आसान है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 हैं, ठीक है, लेकिन क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल रिलेटिवली आयोडीन के मुकाबले नजदीक है उसके न्यूक्लियस के, राइट। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर आना आसान है आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन आप यहां पर आर्ग्यू कर सकते हैं सर आपकी क्लोरीन के पास प्रोटॉन की संख्या भी तो कम है, उसका पॉजिटिव चार्ज भी तो कम है एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब शेल्स की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फैक्टर जो है वो लग जाएगा यहां पे, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना प्रोटॉन की संख्या, वो मतलब वो वाला जो फंडा है वो लगेगा फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्टिविटी जब हम कंपेयर करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में हम फर्दर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल बेसिक फंडे आज हमने समझे, कोई ज्यादा हमने रिएक्शंस जो है वो अभी नहीं देखे, बिल्कुल भी ज्यादा रिएक्शंस को हमने नहीं देखा है, राइट। आगे आने वाले टॉपिक्स में जब मैं रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा तो आपको वापस इस सेशन की याद दिलाऊंगा कि देखिए केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड स्टडी करेंगे, वहां पर हम एग्जांपल उठाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, राइट, साइज ऑफ एटम मेटलिक करेक्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, वैलेंसी डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, इनको एग्जाम्प्लीफाई करेंगे हम आगे आने वाले टॉपिक्स में। आज का टॉपिक मेंट था आपके लिए केवल समझने के लिए कि दीज आर दी ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिनको फर्दर हम समझेंगे अगले आने वाले टॉपिक्स में एग्जांपल्स के माध्यम से, राइट। सो आज ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। पिछली वीडियोस को जरूर देखें ताकि आगे आने वाले सेशंस जो है वो आप अच्छे से समझ सकें। आज के सेशन को मैं खत्म करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।